चल पड़ा सुनहरी रेशमी, धूप की उंगली पकड़, जीवन की आशा बीजों में लिए बेबाक। अबूझ प्रकृति के माया से करता निरंतर कर्म, मैं कर्मशिला का मीठा एहसास। नमस्कार, मेरा नाम शेफाली गुप्ता है और मैं सीईओ ब्रह्मानंद बायो एनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की। हम आज हैं कृषि पर चर्चा एपिसोड 8 में, जहां हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड में पशुपालन और व खेती की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने पेपरमेंट की खेती के बारे में जाना, हमने बांस की खेती के बारे में, गुलाब की खेती के बारे में और कटिया गेहूं के बारे में जाना था हमने लास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मजीत त्रिपाठी सर, जो कि अपर मुख्य अधिकारी हैं जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर में, और इन्होंने बांदा चित्रकूट जिले के रहने वाले हैं सर, और इन्होंने ललितपुर हमीरपुर जैसी जगहों पे काम किया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्ते शेफाली जी। सर कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। सर हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे सर कि कैसे आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब आप पीसीएस ऑफिसर भी हैं, तो थोड़ा अपने बारे में कुछ हमें बताइए सर। मैं बुंदेलखंड का ही हूँ। चित्रकूट में एक छोटा सा गांव पड़ता है, तो वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई सरकारी स्कूल में ही, प्राथमिक पाठशाला में, फिर जूनियर हाई स्कूल में। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहां से मैंने बीएससी बायोलॉजी से पास किया, और उसके बाद मेरा 2013 में बीएससी कंप्लीट हो गया था। फिर मेरा ये था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ना है, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की। सीनियर्स हैं, उनके सहयोग से, उनके नोट्स लेके। यद्यपि मेरा जो सब्जेक्ट रहा है साइंस के रहे हैं, लेकिन मैं अपना जो परीक्षा में पीसीएस में जो सब्जेक्ट लिया इतिहास और सोशल वर्क से लिया। तो इसमें मैंने बिना कोचिंग से तैयारी की, और सिलेक्शन के बाद मुझे लगा वास्तव में अगर सही रणनीति किसी भी काम में हो, वो प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम सही रणनीति बना के और पूरे जुनून के साथ जो भी काम करते हैं, उसका रिजल्ट सकारात्मक ही रहता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है हर फील्ड में। अगर जो भी आज की यूथ है, अगर वो रणनीति बनाते हैं, हम लोग भी सर रणनीति बना के काम करते हैं, तो जरूर सफल होते हैं सर। सर, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बुंदेलखंड में पशुपालन और खेती पर हम संभावना पर चर्चा करना चाहते हैं, तो सर आप इसके बारे में सर कुछ प्रकाश डालिए सर। जी, जैसे कि मैं बुंदेलखंड में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और मेरा प्रथम और द्वितीय ज्वाइनिंग भी वहीं पे रही। तो मैं पशुपालन और कृषि को बड़े मतलब नजदीक से जुड़कर देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ। और बुंदेलखंड का हर एक परिवार कृषक परिवार है। अब चाहे वो अध्ययन करके प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े, चाहे जहाँ भी, लेकिन वास्तव में मूलभूत से अगर देखा जाए, उसके परिवार के कोई ना कोई कृषि से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि मेहनत तो किसानों द्वारा किया जा रहा है। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, जो भी हमारे किसान बंधु हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि समय के अनुसार या वहाँ की मिट्टी के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार जो भी है, हम अपने व्यवहार में कृषि को नहीं जोड़ पा रहे हैं। यही कारण है कि मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी कृषकों को घाटा होता है, अनेक समस्याएं होती हैं। लेकिन जैसा कि मैं सभी वीडियो आपका देखा हूँ, इसमें जिन्होंने भी अच्छे लोग, इसमें आपने जिनको भी बुलाया, तो मैं कई ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, गांव के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो कई लोगों ने सबसे ज्यादा गुलाब का जो आपका एपिसोड था गुलाब की खेती के संबंध में, तो काफी लोग पसंद किए। तो ऐसी चीजें हैं, मतलब कृषि को हम लोग आधुनिकता से जोड़ सकते हैं, नवीन तकनीकी से जोड़ सकते हैं। मिट्टी के अनुसार कृषि मतलब खेती को केवल एक जीविका नहीं, एक शौक के आधार पर जी। अपनी दिनचर्या में शामिल करके उसको करने में निसंदेह काफी लाभदायक होता है। जैसे कि मैं जब ललितपुर में था, तो वहाँ का एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक ब्लॉक पड़ता है कल्याणपुर, तो वहाँ एक गौशाला बना हुआ है, और इस समय मॉडल गौशाला है। तो वहां पर हमने जब देखा, एक प्रधान उसका संचालन कर रहे थे, जबकि शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग था। तो उसमें
काफ़ी इतना अच्छा स्टेबलाइज़ था कि वहाँ एक पर्यटन जैसी चीज़ थी, कई लोग देखने आ रहे थे। वहाँ देखा गया 8-10 भूसा गोदाम बने हुए थे। तो प्रधान से जब संवाद स्थापित किया गया तो उसने बताया कि सर जो यहाँ भूसे हैं उन्होंने हम पैसे से नहीं खरीदे। गाँव के जो लोग हैं, वो भूसा दान दे रहे हैं और साथ में वहाँ की जो जैविक खाद है, उसको ले जा रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही उसने दिखाया किनारे की वर्मी कंपोस्ट केचुए से खाद बनाई जाती है, तो उसका भी उत्पादन कर रहे हैं गौशाला में। कह रहे थे दूर से भी लोग आ रहे हैं, कई लोग भूसा दान दे के, चारा दान दे के, ताकि इधर क्योंकि अभी आप देखेंगे 4-5 साल पहले काफ़ी समस्याएँ थी, अन्न पशुओं को काफ़ी समस्याएँ थी बुंदेलखंड क्षेत्र में, किसानों की प्रमुख समस्याएँ थी। लेकिन अब कान्हा गौशाला, कांजी हाउस और नई गौशालाएँ स्थापित हुई हैं, तो उससे बहुत ही लाभ हुआ है, कृषकों को तो हुआ ही है और साथ ही अनेक लोगों को उससे रोज़गार भी मिला हुआ है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखा गया, वो कहाँ एक बंजर ज़मीन थी, लेकिन गौशाला बन जाने के कारण वहाँ सौर पैनल भी स्थापित किया गया। कुछ बताया प्रशासन का भी सहयोग रहा, शासन का भी अनुदान रहा, साथ ही जो कंपनियाँ थीं, सीएसआर के तहत उन्होंने भी धन उपलब्ध कराया था। तो वहाँ का अनुभव मैं बताना चाहता हूँ, कितना मतलब अच्छा लग रहा था। एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव हो रहा था और प्रत्येक अगर ऐसे ही सभी लोग जुड़े, तो निसंदेह एक सकारात्मक इसका परिणाम होगा। और उसी के तर्ज में आप भी जान रहे होंगे आप केवंथा क्षेत्र में, हमीरपुर में, तो वहाँ भी उसी के तर्ज पर गौशाला की नींव डाली गई। अब वहाँ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी तेज़ी से उसमें काम हुआ, अब क्या स्थिति है। लेकिन निसंदेह कृषि और पशुपालन बुंदेलखंड की ही नहीं पूरे देश की कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। आप देखेंगे मानव सभ्यता के साथ-साथ ही कृषि और पशुपालन चले हैं। आज़ादी के बाद जहाँ योगदान कृषि का जीडीपी में था 54-55% था, जबकि आज 15-16% ही रह सका है। जबकि सरकारें इसके लिए योजनाएँ चला रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन अगर कृषक उनको समझ के, शासकीय योजनाओं का सही ढंग से लाभ लेके, अगर सही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निसंदेह काफ़ी लाभ होता है। और बुंदेलखंड में पशुपालन कृषि की संभावनाएँ इसलिए भी हैं, क्योंकि इस समय आप देखेंगे बुंदेलखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पशुपालन की नई विधा और कृषि की नई विधा पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही उद्यानिकी कृषि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगा उद्यानिकी कृषि के विषय में। उद्यानिकी कृषि में आपके आते हैं, जैसे आपका आंवला आ गया, बेर आ गया, संतरा आ गया, नींबू आ गया। आप देखेंगे बुंदेलखंड के पर्यावरण के अनुकूल ये पौधे हैं और संबंधित विभाग भी इसके लिए सहयोग देता है, कृषकों को अनुदान देता है। और कई आप महोबा में हो या हमीरपुर में या चित्रकूट में हो, कई जो कृषक हैं इसका लाभ ले रहे हैं और अच्छी वो बगिया तैयार कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पशुपालन की नई विधा क्या है? अब पशुपालन की नई विधा में देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में पशुपालन की नई विधा में आप ले सकते हैं कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन को ले सकते हैं, हम लोग बकरी पालन को ले सकते हैं, मत्स्य पालन को ले सकते हैं और साथ ही डेयरी फार्मिंग इसको हम लोग ले सकते हैं। और कृषि की नई विधा में आप देखेंगे इस समय बुंदेलखंड में अनेक ऐसे कृषक हैं, जो काफ़ी अच्छा नाम भी अपना कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट भी वो लोग ले रहे हैं। वो लोग केवल अपनी जीविका भर के लिए नहीं, एक अभिनव प्रयोग करने के साथ ही उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। ना ही कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में। अभी कुछ दिन पहले मैं झांसी का वर्णन करना चाहता हूँ, इसमें स्ट्रॉबेरी के संबंध में। तो वहाँ के कृषकों ने स्ट्रॉबेरी की खेती की और सरकार ने उसको प्रोत्साहन करने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव का भी आयोजन किया। तो निसंदेह अपने आप में एक अभिनव प्रयोग था। अन्य जो आस-पास के किसान थे, वो भी इससे प्रेरित होंगे और वो भी इसका प्रयोग करने लगे। तो हम लोग थे कृषि की नई विधा में। कृषि की नई विधा में हम लोग चर्चा करेंगे मेडिसिनल प्लांट, जो सुगंधी पौधे हैं और औषधि पौधे हैं। क्योंकि बुंदेलखंड की ज़मीन उनके लिए बहुत ही अनुकूल है और आप देखेंगे बुंदेलखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विगत कुछ वर्षों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो चाहे सिंचाई के संबंध में हो, अनेक बांध परियोजनाएँ जीवंत और सक्रिय हो गई हैं,
जिससे कि झांसी क्षेत्र, ललितपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो भी जिले हैं, उससे सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो कृषक इन सिंचित क्षेत्रों में परंपरागत खेती कर सकते हैं, और जो क्षेत्र जहां पर पानी की कम पहुंच है, वहां पर अभिनव प्रयोग के तहत, चाहे आपका उस दिन मैंने वीडियो इसमें देखा कठिया गेहूं के संबंध में, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, वनस्पति मेरा बॉटनी सब्जेक्ट रहा है, तो इसकी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। इसको पानी की जरूरत नहीं होती, और जो बुजुर्ग इसके विषय में बताते हैं, किताबी बात तो अलग होती है कि पेट संबंधी विकार के लिए हो या डायबिटीज के लिए हो, इसका बहुत ही यूज होता है। तो अब इसका उत्पादन कम होने लगा है, जबकि बुंदेलखंड का जो कठिया गेहूं देश विदेश में अपनी पहचान बनाता है। तो ऐसे ही जरूरी है कि जो ऐसे हैं जैसे स्टीविया, मीठी तुलसी, उसके लिए भी महोबा में कई कृषक हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आपके वीडियो में जितने भी इसमें मैंने देखा था, तो निसंदेह सीधे तौर पर बुंदेलखंड की मिट्टी के लिए एकदम सटीक बैठते हैं, और कृषकों को इससे लाभ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड में आखिर क्यों संभावनाएं हैं, कि आखिर कृषि पशुपालन के क्यों संभावनाएं हैं। 21वीं सदी है, वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग है, तो कृषि और पशुपालन की तरफ ही क्यों न जाए, क्यों ना शहरों की तरफ जाके कमाया जाए। हाँ, तो देखिए, शहर की तरफ गांव का पलायन बढ़ा है, इससे अनेक समस्याएं आई हैं। अभी जैसे कि महामारी आपदा जो आई हुई है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो गांव से शहरों के पलायन थी, काफी दिक्कतें हुई हैं। तो अगर हम लोग गांव में ही रहकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निसंदेह इस पे हम लोग काफी सफल हो सकते हैं। और सरकार इन सब योजनाओं में साथ ही है। सरकार का, शासन प्रशासन का नारा भी है, आत्मनिर्भर गांव की तरफ चलना चाहिए। तो इससे प्रकृति का तो संरक्षण होगा ही, साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे मध्य प्रदेश के जिले भी लाभान्वित होंगे, और बुंदेलखंड के ललितपुर हो या झांसी हो या बांदा हो या हमीरपुर हो, काफी सिंचित क्षेत्र आएंगे। और बुंदेलखंड में पहले ही अनेक हर्बल कंपनियां हैं, अनेक कंपनियां जो कृषकों से, जो झांसी क्षेत्र में हो, बबीना का एक गांव है, उसको मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां के कृषक केवल औषधि प्लांट ही लगाएंगे। जैसे बबीना क्षेत्र, झांसी के क्षेत्र, वहाँ पिपरमिंट की खेती के संबंध में, ते पौधे ऐसे हैं कि कृषक इससे लाभ ले सकता है। बोने के साथ ही अगर सही ढंग से इसकी मार्केटिंग हो जाए, जो कंपनियां हैं, हर्बल कंपनियां हैं, मेडिसिनल कंपनियां हैं, जैसे कि अभी कोविड जैसी महामारी आई, उसमें काढ़ा एक रामबाण सिद्ध हुआ, वो लोगों की दिनचर्या में शामिल है। और यही हम लोगों के मेडिसिनल प्लांटों से आता है। और बुंदेलखंड में आप देखेंगे, निसंदेह इसकी संभावनाएं हैं। और अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा महोबा का कोई गांव है, कि कृषक कोविड काल में ही किसी कंपनी ने, उन्होंने तुलसी की खेती जो की थी, पहले ही पूरी तुलसी जितने उत्पादन किया उसे खरीद के बाद पहले ही कर दी। इसका मतलब वो ऐसे विपरीत परिस्थिति में है, लेकिन अर्थव्यवस्था का उन्होंने काफी अच्छा उनको लाभ हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निकट भविष्य में बुंदेलखंड पर्यटन क्षेत्र भी बढ़ने वाला है। आप अवगत ही होंगे कि बुंदेलखंड परियोजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर, ये सब बन जाने के कारण क्या होगा कि निवेश बढ़ेगा क्षेत्र में, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी। बुंदेलखंड में पर्यटन क्षेत्र भी बहुत है, तो पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए अगर बुंदेलखंड के किसान निसंदेह उचित नियोजन विधि से, वह जो शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उसका लाभ लेके आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या डिफेंस कॉरिडोर बन जाने के कारण बुंदेलखंड का किसान कहीं भी सीधे, क्योंकि परिवहन तंत्र का तेजी से विकास होगा, वो अपना कोई भी उत्पाद कहीं भी एक उचित बेहतर परिवहन तंत्र के सहारे सीधे राष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाएगा। तो निसंदेह आत्मनिर्भरता का एक अच्छा द्योतक है। तो हमको ऐसे मौके पर जो कृषक हैं बुंदेलखंड के, इसका लाभ उठाना चाहिए। जी सर,
आपने सर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं सर कि कैसे कैसे हम सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आ रही है, सुन रहा हूँ। सर कि इससे इस वीडियो से किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है सर कि आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि बुंदेलखंड में हम क्या-क्या संभावना है, क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड का ही बताया कि आजकल काढ़े की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सबकी दिनचर्या में ऐड हो गया है। तो अगर किसान मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको उनके जो भी उत्पादन है, उसकी सीधे-सीधे मार्केट लोकल में ही प्रोवाइड हो जाएगी। लोकल में ही इतने लार्ज अमाउंट में बिकने लग जाएगा कि उन्हें फिर मार्केट कहीं बाहर तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसान खुद से ही इनिशिएटिव लेके खुद से ही सब कुछ कर सकता है सर। अब सर हम अंतिम चरण की तरफ चलेंगे सर। सर जैसे कुछ छूट गया हो सर और लास्ट में सर आप कुछ कहना चाहें? स्टूडेंटों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना एक विज़न स्पष्ट कर लेना। हमको सबसे पहले एक विज़न स्पष्ट करना चाहिए कि हमको जो करना है, वही करना है। उसमें एक तरफ ही हमको मेहनत करना है और निसंदेह ये तो प्रकृति का नियम भी है कि मेहनत करने वाले की सदैव जीत ही होती है। तो अगर सही ढंग से, संतुलित ढंग से मेहनत किया जाए, तो निसंदेह जो भी परिणाम होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप रुकते हैं कहीं, हो सकता है, क्योंकि कहावत भी है अगर व्यक्ति चोट लगने से गिरता है तो दोबारा वो जब चलता है तो और मजबूती से चलता है। तो असफलताएँ और सफलताएँ जीवन के अंग हैं। कृषक इसको भली-भाँति समझता है और बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ही हर एक छात्र कृषक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर बुंदेलखंड के लोग मेहनती भी रहते हैं, एक ऐतिहासिक इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को दृष्टिकोण करके अगर देखा जाए, पहले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये था कि अनेक समस्याएँ थीं, अब तो हर एक समस्याएँ धीरे-धीरे समाधान निकल रहा है और बड़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकास हो रहा है। अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छे-अच्छे विद्यालय भी ओपन हो रहे हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो निसंदेह हमको पूर्ण तत्परता के साथ जिस क्षेत्र में भी हों, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक क्षेत्र ही, जिसमें भी रुचि हो, अपने रुचि के अनुसार इस पे मेहनत करना चाहिए। निसंदेह जो भी परिणाम होगा, वो काफ़ी सकारात्मक होगा और उस क्षेत्र में आप जुड़ लेंगे तो लोगों के लिए भी आप अच्छा कर पाएँगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम जैसे यूथ को गाइडेंस दी कि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम आप जैसे कैसे बन सके और साथ ही साथ किसानों को भी राह दिखाई कि वो कैसे अपने एग्रीकल्चर फील्ड में पशुपालन करके, खेती करके कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को एक रोल मॉडल तैयार कर सकते हैं खुद को। अ, इसी के साथ मैं अंत में धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने ये स्पॉन्सर करा है और साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूँगी स्वामी ब्रह्मानंद जी को, जिनके नाम से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है और उन्हीं के नाम से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बनी हुई है, जिनके जिनके नहीं, आशीर्वाद से हम थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा, हमीरपुर में जो था वो तो ठीक है, वो बहुत ही ऐतिहासिक महापुरुष थे और स्वतंत्रता आंदोलन से लेके शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र का मालवी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो अलख बुंदेलखंड क्षेत्र में जलाई है, अब ज़रूरत है यूथ को उसका सही ढंग से उपयोग करके समाज की प्रभाविता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि स्वामी जी का पूर्ण जीवन ही लोगों के लिए समर्पित रहा, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो निसंदेह उनकी प्रेरणा और सीख से सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। किसानों के सम्मान में कुछ पंक्ति। चल पड़ा सुनहरी रेशमी, धूप की उंगली पकड़, जीवन की आशा बीजों में लिए बेबाक, अबूझ प्रकृति के माया से करता निरंतर कर्म, मैं कर्मशिला का मीठा एहसास, मैं किसान। बंजर में उम्मीद में ढूंढूं, सूखी धरती को स्वर्ग बनाऊं, हम जीवन बोते हैं जेठ की तपती धूप, भादों की उफानी बारिश में हम उम्मीद बोते हैं बंजर ज़मीन
और करोड़ों रसोइयों में। हम अटल मानव जीवन और मानवता को लिए अपनी संस्कृति का सार बोते हैं। हम किसान हैं, ना उम्मीद से भी उम्मीद, हार से भी जीत, मरण से भी जीवन, स्वाभिमान और खुशियों का संसार बोते हैं। मैं किसान, मैं किसान। नमस्कार। धन्यवाद सर। और मैं लास्ट में स्वामी जी सात्विक स्टोर को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर करा है। इस सात्विक स्टोर में आपको किसानों के द्वारा निर्मित सभी सत्तू, दलिया, चिया सीड, बुकनू सभी अवेलेबल हैं। इसकी डिलीवरी भी पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है कि आप कहीं भी इसको डिलीवर करा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।